हेलो, आप लोग का स्वागत है इस वाले चैप्टर में जिसमें हम लोग स्लैब के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग ने सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम और डबली रीइंफोर्स्ड बीम पढ़ चुके हैं और स्लैब का एक जो है अ, वीडियो हो गया है उसमें स्लैब 1 में स्लैब का क्लासिफिकेशन हम लोग ने देख लिया है। किसमें होता है 2 टाइप्स ऑफ स्लैब में होता है, 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब बेस्ड ऑन द रेशियो LY/LX। LY/LX के रेशियो के ऊपर जो होता है स्लैब को क्लासिफाई करते हैं 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब में। और 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब में क्या-क्या डिफरेंस है उसमें बता दिया गया है कि कहाँ पे कौन-सी बार प्लेस होगा और कौन-सा स्लैब इकोनॉमिकल है, थिकनेस किसकी ज़्यादा कम होगा, ठीक है? तो जो अभी तक नहीं देखे हैं वो वाला वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो के बाद में ये वीडियो नंबर 2 है ऑफ स्लैब। स्लैब का जो है वीडियो नंबर 2 है, ठीक है? तो जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लें, ठीक है? और वो है कि भाई एक वो शायरी बोलते हैं कि अपनी शोहरत को अपनी जेब में रखिए जनाब, अपनी शोहरत को अपनी जेब में रखिए जनाब, वक़्त खर्च करना पड़ता है वक़्त बदलने के लिए। अपनी शोहरत को अपनी जेब में रखिए जनाब, वक़्त बदलना पड़ता है वक़्त खर्च करना पड़ता है वक़्त बदलने के लिए। तो ये उनके लिए है जो शुरू के 1 या 2 जो होता है मिनट देखते हैं, फिर उसके बाद में स्किप कर देते हैं कि भाई स्लैब बुक से पढ़ लेंगे या बाद में पढ़ लेंगे। तो वक़्त खर्च करना पड़ेगा, ठीक है? स्लैब पढ़ने के लिए, स्लैब समझने के लिए, ठीक है? तो ठीक है, फिर आज के नए टॉपिक पे आते हैं हम लोग। आज का टॉपिक है कि स्लैब में जो आईएस कोड रिकमेंड करता है, जो उसकी वेरियस पैरामीटर है, उसके बारे में आईएस कोड क्या रिकमेंड करता है, कौन-कौन सी वैल्यू कैसे-कैसे ली जाएगी। इसलिए हम लोग आईएस कोड रिकमेंडेशन करते हैं डिज़ाइन ऑफ स्लैब में। तो ये आज की टॉपिक है आईएस कोड रिकमेंडेशन फॉर डिज़ाइन ऑफ स्लैब। तो आईएस कोड कौन-सा है होता है कि 456 जो यूज़ होता है वो 456 टू 2000 ठीक है? तो आईएस कोड रिकमेंडेशन फॉर डिज़ाइन ऑफ स्लैब आगे हम लोग चलते हैं कि इफेक्टिव स्पैन हम लोग ने देखा था कि एक क्लियर स्पैन होती है जो इनर फेस से इनर फेस की डिस्टेंस होती है, तो उसको बोलते हैं क्लियर स्पैन। एक होता है इफेक्टिव स्पैन क्या होता है जैसे बीम में लिया जाता था सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ सपोर्ट मतलब एक सपोर्ट जैसे यहाँ कोई स्लैब रखी हुई है और ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर, ये दोनों स्लैब है। सपोर्ट है और सपोर्ट के सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस या क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ के में इन दोनों में से जो लीस्ट होती है उसको बोलते हैं इफेक्टिव स्पैन। ये सिंपली सपोर्टेड के लिए ठीक है। उसके बाद में हम लोग ने देखा था कि डिफ्लेक्शन कंट्रोल पढ़ते हैं कि डिफ्लेक्शन कंट्रोल क्या होता है एल बाई डी मैक्सिमम जो होता है शुड बी ग्रेटर देन एल बाई डी प्रोवाइडेड। तो एल बाई डी मैक्सिमम शुड बी ग्रेटर देन एल बाई डी प्रोवाइडेड। तो एल बाई डी मैक्सिमम के लिए जो डिफ्लेक्शन कंट्रोल निकालते हैं तो अगर 10 मीटर तक की रहता है तो कैंटिलीवर के लिए एल बाई डी 7 लेते हैं, सिंपली सपोर्टेड के लिए एल बाई डी जो होता है वो 20 होता है, कंटिन्यूअस के लिए एल बाई 26 होता है। अगर 10 मीटर तक की स्पैन हो तो अगर 10 मीटर से ज़्यादा की स्पैन है तो क्या करते हैं कि जो ऊपर की वैल्यू आई 10 मीटर के लिए जो वैल्यू आई है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 अपॉन स्पैन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 12 मीटर का स्पैन है तो इसका करेंगे जितने 12 मीटर के लिए 12 अपॉन डी करके आया है, वो आ जाएगा इनटू 10 अपॉन 12 ये आ जाएगा फॉर ग्रेटर देन 10 मीटर के लिए और ये जो होता है मल्टीप्लाई करते हैं 10 अपॉन स्पैन से वो कैंटिलीवर के लिए नहीं करते हैं। फिर इसके बाद में हम देखते थे कि बीम में कैसा होता है कि जब भी हम लोग एल बाई डी निकालते हैं तो उसके मॉडिफिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं केटी और केसी की वैल्यू। तो सेम उसी तरीके से केटी निकालने वाला फ़ॉर्मूला जो होगा वो हम लोग उससे एफएस निकाल लेंगे, एफएस और पीटी निकाल लेंगे, उससे हम लोग का केटी निकल जाएगा। और 2 वे स्लैब में क्या होता है कि ये इम्पोर्टेंट है। 2 वे स्लैब में क्या होता है कि 2 डिस्टेंस होती है, जैसे इसमें क्या हुआ LY/LX हुआ तो LX जो छोटी डिस्टेंस होगी उसको ले लेंगे, लेकिन इसमें 2 डिस्टेंस होगी जो दोनों ही मेन बार क्या दोनों ही डिस्टेंस के अलोंग मेन बार पड़ी रहेगी। इस वजह से क्या करेंगे, इसमें जो शॉर्टर स्पैन का लेंथ है
जो शॉर्टर स्पैन का लेंथ है जो शॉर्टर स्पैन का लेंथ है वो जो है उसको ही लेंगे एल बाई डी कैलकुलेट करने के लिए जो शॉर्टर स्पैन का लेंथ होगा 2 स्लैब में वही लेंगे, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट मार्क है, ठीक है? अब इसके बाद में रिइंफोर्समेंट के बारे में पढ़ते हैं, रिइंफोर्समेंट कितनी होती है? मिनिमम रिइंफोर्समेंट इम्पोर्टेंट किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है कोई किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनता है कि मिनिमम रिइंफोर्समेंट कितनी होनी चाहिए स्लैब में? अगर माइल्ड स्टील यूज़ कर रहे हैं या Fe 250 यूज़ कर रहे हैं तो 0.15% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया का 0.15% हम लोग लेंगे अगर माइल्ड स्टील या फिर 215 है। HYSD है या फिर 415 या फिर 500 है तो इसके लिए 0.12% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये समझ में आया? अब मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार मतलब जो बार हमारा यूज़ हो रहा है रिइंफोर्समेंट का उसमें हम लोग मैक्सिमम कितना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम डायमीटर ले सकते हैं। तो 1/8 थिकनेस ऑफ स्लैब के 1/8 थिकनेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 20 है तो 1/8 अ इसका लेते हैं 15 मतलब 150 या 160 ले लें। तो ये आ जाएगा 8 टू द 16 में मतलब 20 एमएम से ज़्यादा का बार नहीं यूज़ करना है अगर 160 एमएम हो तो। ऐसे ही क्या कहते हैं जितनी भी थिकनेस होगी उसका 1/8 से ज़्यादा नहीं यूज़ किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट क्या होता है? पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि प्रोवाइडेड ये इसको कहाँ प्रोवाइड करते हैं लॉन्गर स्पैन में। इन वन वे स्लैब ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वन वे स्लैब में ही यूज़ होता है और कौन किस डायरेक्शन के अलोंग में लॉन्गर स्पैन के डायरेक्शन के अलोंग में, ठीक है? मिनिमम रिइंफोर्समेंट डाला जाता है, कम से कम रिइंफोर्समेंट डाला जाता है। तो अगर फिर 250 है तो 0.15% और फिर 415 है या फिर 500 है तो उसके लिए क्या है कि हमें 0.12 परसेंटेज डाला जाएगा। मिनिमम रिइंफोर्समेंट डाला जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है बहुत इम्पोर्टेंट है। फंक्शन क्या होता है कि इसमें जो कंसंट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। दूसरा फंक्शन क्या होता है कि जब भी स्लैब होता है तो स्लैब क्या होता है स्लैब में थर्मल स्ट्रेस प्रेजेंट होता है। स्लैब में क्यों थर्मल स्ट्रेस प्रेजेंट होता है कि डे लाइट में जब सनलाइट में क्या होता है उसमें क्या कहते हैं एक्सपेंशन होता है रात को कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। मतलब जब रात होगी तो मतलब टेम्परेचर डाउन होगा उस वजह से क्या होता है वो कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। तो एक्सपेंशन फिर एक्सपेंशन फिर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है उसमें थर्मल स्ट्रेस मतलब होने लगता है स्लैब में। इस वजह से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है और तीसरा काम क्या होता है कि उसको पोजीशन मतलब मेन बार को पोजीशन में रखने का काम आता है। ठीक है? तो ये हो गया कहाँ प्लेस करते हैं ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कि मेन स्टील के ऊपर यूज़ करते हैं या नीचे नीचे केप्ट करते हैं रखते हैं तो आंसर है कि जो है केप्ट अबव द मेन स्टील जो होगा उसके ऊपर रखना है ठीक है चौथा क्या है कि स्पेसिंग ऑफ द रीइंफोर्समेंट पर स्पेसिंग क्या है कि मतलब एक तो होता है मिनिमम और एक तो होता है मैक्सिमम फिर एक होता है हॉरिजॉन्टल एक होता है वर्टिकल तो इसमें से चार चार स्पेसिंग हम लोग पढ़ेंगे ठीक है तो क्या पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल मेन बार शैल नॉट बी लेस देन मतलब इन दोनों में से कम नहीं होना चाहिए मतलब इन दोनों में से जो है वो मैक्सिमम लिया जाएगा क्या डायमीटर ऑफ द बार जितनी भी बार का डायमीटर हम लोग यूज़ किए उसके वो या 5 मिलीमीटर मोर देन नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट जो कंक्रीट बनाने के लिए कोर्स एग्रीगेट किए हैं उसके साइज से नॉमिनल साइज से 5 मिलीमीटर उनको ज़्यादा लेना है ठीक है वर्टिकल डिस्टेंस क्या लेना है कि वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल मेन बार शैल बी मोर देन मतलब इन तीनों में से जो ज़्यादा होगा वो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा वर्टिकल डिस्टेंस लेंगे 15 mm या 2/3 नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट और ये मैक्सिमम साइज ऑफ द डायमीटर बार मतलब जितना डायमीटर है उसका मैक्सिमम बार है मैक्सिमम डायमीटर है तो वो ले लेंगे ठीक है तो ये हो गया स्पेसिंग ऑफ द रीइंफोर्समेंट अब क्या वो मिनिमम था अब ये मैक्सिमम है मैक्सिमम डिस्टेंस कितने लिया जाता है शैल नॉट
मेन स्टील के लिए क्या होता है, शैल नॉट एक्सीड मतलब 3 टाइम द इफेक्टिव डेप्थ 3D या 300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन दोनों में से जो मिनिमम होता है वो हमारा क्या हो जाता है, मैक्सिमम स्पेसिंग होता है मेन स्टील के उसमें। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होता है कि 5 टाइम इफेक्टिव डेप्थ 5D या 450 इन दोनों में से क्या होता है, जो मिनिमम लिया होता है वही हम लोग का क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी भी डिज़ाइन में क्या होगा, ये डिस्टेंस हम लोग को देखना पड़ता है, ना कि पीछे वाला, ठीक है? तो वो मिनिमम है, मैक्सिमम देखना पड़ेगा कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कवर क्या होता है कि कवर जैसे हम लोग ना एनवायरमेंटल कंडीशन के लिए 25 लिया, 25 या 30 ऐसे लेते हैं, या 45 40 वो नॉमिनल कंडीशन के नॉम नॉमिनल कवर कितना लिया जाता है स्लैब में, 20 ठीक है। बेंट अप बार हमारा, जैसे हम लोग ने किया पढ़ा था अभी कि जैसे ये सपोर्ट हुआ या वॉल हुआ, ये सपोर्ट या वॉल हुआ, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसके सब वॉल के सेंटर से और दूसरे वॉल के सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है वो इफेक्टिव स्पैन होता है। क्लियर स्पैन प्लस डेप्थ ऑफ इफेक्टिव डेप्थ के सम को, ये सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग या CS प्लस डी के सम को, इन दोनों में से जो लीस्ट होता है वो हमारा होता है इफेक्टिव स्पैन, ठीक है। अब वो बोला जाता है कि हमारा जो बेंड करना है, बार को बेंड करना है, वो L/7 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सपोर्ट, सपोर्ट से कितनी डिस्टेंस पे करना है, L/7 पे डिस्टेंस पे करना है। और ऐसे करना है कि L/10 का जो हिस्सा वो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, L/10। हम लोग को कंडीशन फॉलो करना है, L/7 डिस्टेंस सपोर्ट से L/7 डिस्टेंस पे करना है, और ऊपर जो हमारा रीइंफोर्समेंट प्रेजेंट है तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, L/10, ठीक है। अब हम लोग करते हैं शेयर डिज़ाइन पे। देखो शेयर डिज़ाइन क्या होता है कि इसमें नहीं किया जाता है, तो मतलब शेयर रिइंफोर्समेंट नहीं किया जाता है। शेयर रिइंफोर्समेंट क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि हम लोग को जो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकल कर के आता है टाउ वी इज़ इक्वल टू VU अपॉन BD। Tau v is equal to VU अपॉन BD। स्लैब आर सेफ इन शेयर, शेयर में स्लैब जो होता है वो सेफ होता है, इस वजह से क्या होता है नो शेयर रिइंफोर्समेंट करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ बेंट अप बार हम लोग को प्रेजेंट मतलब बेंट अप बार प्रोवाइड करना रहता है। कैसे स्लैब में प्रेजेंट होगा, जैसे टाउ वी क्या हुआ, टाउ वी क्या होता है VU अपॉन BD। अब बी क्या है कि इसकी लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ये बी ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये क्वांटिटी टाउ बी की क्वांटिटी जो होगी कम होगी। तो हमेशा ये केस को फॉलो करता है, टाउ सी मैक्सिमम ग्रेटर देन टाउ सी स्मॉलर देन टाउ बी, ठीक है। टाउ बी इज स्मॉलर देन टाउ सी एंड टाउ सी इज स्मॉलर देन टाउ सी मैक्सिमम। तो ये कंडीशन हमेशा फॉलो करता है, तो इसलिए नो शेयर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में हम लोग इसके नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट वीडियो जो बनाया जाएगा उसमें क्या होगा कि हम लोग को डिज़ाइन ऑफ वन वे स्लैब पढ़ना होगा, ठीक है। डिज़ाइन ऑफ वन वे स्लैब पढ़ने से पहले हम लोग का क्या होता है कि हम लोग को बीम के बारे में या बीम के डिज़ाइन के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्योंकि इसका जो होता है वो डिज़ाइन एकदम से क्या होता है कि बीम के डिज़ाइन के जैसा होता है, ठीक है? तो जो नहीं पढ़े हुए हैं, वो बीम का एक बार रिवाइज़ कर लें कि कैसा बीम में डिज़ाइन होगा, ठीक है? ठीक है, फिर शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, और बीम का जो है वो वीडियो एक बार और रिवाइज़ कर लीजिए, इससे क्या हो जाएगा स्लैब का आपका मतलब समझ में आएगा कि स्लैब डिज़ाइन कैसे करना है, ठीक है? अपना ख़्याल रखिए और पढ़ते रहिए।